अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। आपका इक्विटी का जो सब्जेक्ट है पेपर नंबर 2 जो आपका है इक्विटी, उसका अब आपका ये लास्ट टॉपिक है। उसके अलावा मैंने सारे नोट्स भी तैयार कर दिए हैं, मैंने सारी वीडियोस भी तैयार कर दी हैं और लेक्चर्स भी अपलोड कर दिए हैं। इसको तैयार इंशाल्लाह आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले आप इसका इंट्रो देखोगे, देन आप टाइप्स देखोगे, मोड्स ऑफ इक्विटेबल रेमेडी देखोगे, देन उसके बाद जो है वो आपका ये सारे मोड्स हैं। देन आप उसके बाद बेसिस देखोगे, ठीक है, कौन कौन सी बेसिस होती है ना स्पेसिफिक रिलीफ की, आप वो देखोगे। देन आप कंक्लूड करके इस वीडियो को ख़त्म हम कर देंगे इंशाल्लाह। बहुत आसान सा टॉपिक है और बहुत जल्दी ख़त्म करने की इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी। इंट्रोडक्शन के अंदर ना मेरी बस एक कहानी सुनी कॉमन लॉ की। कॉमन लॉ में होता ये था कि आपको रेमेडी दी जाती थी, लेकिन मोस्ट केसेस के अंदर ना आपको पैसे दे दिए जाते थे। और बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनकी भरपाई पैसे से नहीं हो सकती थी। पैसा वो उस नुकसान के जितना होता ही नहीं था, क्योंकि लोग कहने लग गए थे कि ये तो कोई तरीका नहीं हुआ कि हमारा नुकसान हुआ तो पैसे दे दिए जाएँ और पैसे दे के बात ख़त्म कर दी जाए। लोगों के बाज़ औक़ात एहसासात भी मजरूह होते थे और तरह के उनके नुकसानात होते थे। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो कोर्ट ऑफ इक्विटी आया, जिसके अंदर और तरह की रेमेडीज़ दी गई जो मॉनेटरी टर्म से हट के भी थीं, ठीक है। तो वो हर तरह की रेमेडी फिर वो दी गई उस हिसाब के बेसिस के ऊपर, जिस तरह का नुकसान है उस तरह की रेमेडी दी गई ताकि आपका जस्टिस रखा जाए कायम, ताकि आपकी फेयरनेस कायम रखी जाए। अब पहली जो थी वो इसकी डिफरेंट काइंड्स हैं, जैसे लीगल रेमेडी है, ठीक है। लीगल रेमेडी आपको कोर्ट ऑफ लॉ देगा, बेसिकली जिसको फोकस किया जाता है मनी डैमेजेस के थ्रू और स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। इक्विटेबल रेमेडी वो होती है जो कोर्ट ऑफ इक्विटी के थ्रू दी जाती है और इसका मकसद जो बेसिकली फेयरनेस होता है, ठीक है। यानी कोर्ट ऑफ लॉ और फिर एक इक्विटी है। कोर्ट ऑफ लॉ आपको लॉ के अकॉर्डिंगली है, यानी आपने लॉ से इधर से उधर नहीं होना। इक्विटी में ये है कि आप अकल के पैमाने पर रख के सोचते हो कि ये नुकसान हुआ है इसका, तो इसकी क्या भरपाई होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली ही उसकी जो है वो फैसला किया जाता है। सबसे पहले है जी मोड ऑफ इक्विटेबल रेमेडी, डिलीवरी ऑफ पोजेशन। सबसे पहले कि व्हेन समवन इज रॉन्गली रिमूव्ड फ्रॉम देयर लैंड, हो सकता है कि आपका कोई घर था और किसी ने जो है वो गलत तरीके से आपको अपने घर से उनके घर से निकाल दिया है। अब आप जो है वो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि आपके हक में ऑर्डर हो सकता है कि ये घर आपका था तो आपके पास ही वापस आएगा और कोई भी इंसान जो है वो उससे आपसे नहीं छीन सकता है। कौन सा सेक्शन बेसिकली इसके बारे में बात करता है? सेक्शन 8 और 11 इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद है आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ये होता है कि समवन प्रॉमिसेस समथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड देन रिफ्यूजेस, तो फिर कोर्ट ऑर्डर करेगा कि आपने जो वादा किया है आप उस वादे को पूरा करो। आपने ये वादा किया था कि आप इस ज़मीन को बेच दोगे तो आप इस ज़मीन को बेचो, यानी एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कोर्ट ऑर्डर कर देगा कि आप ये काम पूरा करो। फिर उसके बाद है इंजेक्शन, जो कि सेक्शन 53 टू 57 इसके बारे में बात करता है स्पेशल रिलीफ एक्ट का, कि कोर्ट ऑर्डर कर देगा कि या तो तुम ये काम करो या तुम ये काम ना करो, ठीक है। फिर उसके बाद है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, सेक्शन 42 एंड सेक्शन 43 इसके बारे में बात करता है कि आप कोर्ट जो है वो आपको बताएगा कि ये आपके लीगल राइट्स हैं, ये आपके लीगल स्टेटस है, कोई भी इसके आपको जो है ये आपका राइट नहीं छीन सकता। और अगर कोई इस तरह की कोशिश करता है तो कोर्ट जो है वो उस चीज़ को ऑर्डर देगा और ख़त्म कर देगा। Appointment of receiver. Two brothers fight over joint business property. The court appoint a receiver to manage the business until the dispute is resolved. मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर थर्ड पर्सन, दो भाई प्रॉपर्टी के ऊपर उनकी जंग हो रही है तो कोर्ट ऑर्डर करेगा कि ये तीसरा बंदा इस मामले को देखेगा, ठीक है, तब तक इस बिज़नेस का ख्याल रखेगा जब तक इन दोनों भाइयों की लड़ाई ख़त्म नहीं हो जाती। रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि अगर आपके पास कोई गलती होगी, इसके ऊपर तो अलग से हमने ये वाली वीडियो भी बनाई है। तो रेक्टिफिकेशन होती है कि अगर आपकी कोई गलती होगी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो आप उस गलती को ठीक कर सकते हो। रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि अगर कोई फ्रॉड, मिस्टेक या फिर किसी तरह का प्रेशर के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कराया गया तो कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है। इसी तरह यही कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का भी यही मतलब है कि कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट जो गलत था, हार्मफुल था, फ्रॉड के थ्रू किया गया था, उसको जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। अब कुछ बेसिक्स हैं, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, कुछ बेसिक्स हैं इक्विटेबल रेमेडीज़ के। बहुत दफ़ा ये सवाल पूछा गया इसलिए इसको ज़रा अच्छे से करिएगा। सबसे पहले है कि अगर कोई चाहता है कि उसको इक्विटी मिले तो पहले उसके अपना अपना उसका दामन जो है वो साफ़ होना चाहिए, अपने उसके हाथ
साफ़ होने चाहिए। यानी अगर कोई चोरी का मामला है, उसने कहा है कि ये जो मेरा फ़ोन है ये बी बंदा चोरी करके ले गया है, अब ऐसा ना हो कि वो बी बंदे का फ़ोन हो और आप शो कर रहे हो कि ये मेरा फ़ोन था, तो फिर इस मामले में आपको खुद ऑनेस्ट रहना पड़ता है। ये हमने प्रिंसिपल्स के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ा है कि जो इक्विटी चाहता है, जो जस्टिस चाहता है, उसको चाहिए कि वो दूसरों के साथ भी इंसाफ करे, और फिर उसको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि वो स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपना केस लेके आए, देर ना करे, क्योंकि अगर वो देर करेगा तो फिर वो जो है वो कोर्ट इस बारे में जो है वो हेल्प करने से जवाब दे देगा, कोर्ट में रिफ्यूज़ टू हेल्प, और देन एट दी एंड आप कंक्लूजन लिखोगे। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हैं। मैंने बहुत आसान करके चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत आसान करके। और अगर आपको नोट्स चाहिए हैं इक्विटी के, ये लास्ट वीडियो है तो मैं आपको ज़रा बता दूं कि इसके पास्ट पेपर्स भी हैं, मैंने ऐड किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं। फिर उसके बाद मैंने जिस तरह 3 सेगमेंट्स हैं एक सब्जेक्ट्स के, तो तीनों सेगमेंट्स को मैंने ऐड किया है और तीनों सेगमेंट्स को अलग अलग से नोट्स बनाए हैं उसके, और बहुत ईजी वर्डिंग के अंदर हैं। ख़रीद लोगे तो बेहतर है, 300 के आपको नोट्स मिल जाएंगे, और मेरे साथ कॉन्टेक्ट करके आप ये नोट्स ख़रीद सकते हो। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।